हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकृपाज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के बारे में काफी कुछ जान लिया है। आज अपन देखेंगे इसी विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। बात करें हम विद्युत ऋणता के अनुप्रयोगों की, तो बेटा जी सबसे पहला अनुप्रयोग जो मैं ले रहा हूं, सबसे पहला नंबर 1, वो है बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, बंध की प्रकृति। ठीक है, अब बात आती है कि बंध की प्रकृति बताने के लिए तो एक कथन लिखिए, आप शुरू करिए लिखना। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, एक सहसंयोजक बंध जब बनता है बेटा, एक सह संयोजक बंध जब बनता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में बंध बना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ए और बी इस बंध में बराबर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, समान साझेदारी होती है, इक्वल शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। ठीक है ना, समान साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की होती है। लेकिन ए और बी दोनों ही इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चालू कर देते हैं। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होने चाहिए थे। अगर बेटा जी बीच में है तब तो मैं मानूंगा कि न तो एक की तरफ ये खिसके हैं इलेक्ट्रॉन, न बी की तरफ गए हैं, बल्कि दोनों का समान हक है, बराबर साझेदारी है, तो इनका अधिकार भी बराबर है वहां पे। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉन बीच में है। अब सोचिए कि मान लीजिए इन ए और बी में से एक की, किसी की भी विद्युत ऋणता ज्यादा और एक की कम है, तो विद्युत ऋणता का अंतर आ गया वहां पे। और विद्युत ऋणता का अगर अंतर आ गया बेटा जी, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक और खिसक जाएंगे। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि माना बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता है वो ए से ज्यादा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अगर बेटा ऐसा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नो डाउट किधर शिफ्ट हो जाएंगे? बी की तरफ। तो थोड़े बहुत भी अगर बी की तरफ खिसक गए तो कहते हैं कि थोड़े से ही खिसके हैं, पूरी तरह से। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन खिसके, इसमें से एक पर तो चलो इसका हक था क्योंकि ये था ही इसी का, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा, इस एक का तो थोड़ा सा गया है और बी ने थोड़ा सा लिया है। इसको कहते हैं आंशिक विस्थापन। आंशिक रूप से विस्थापन हो गया। यानी आयनिक बंध में तो क्या होता है, एक जना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक जना देता है, इसलिए वहां क्लियर कट नाइन और नाइन बन जाते हैं। लेकिन यहां पूरी तरह से लिया भी नहीं, पूरी तरह से दिया भी नहीं। तो क्या हो रहा है, आंशिक विस्थापन हुआ है। तो जिसने आंशिक रूप से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से चले गए है ना दूसरे वाले पर, उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस तरह से आपने देखा कि यार था तो सहसंयोजक बंध, लेकिन ये तो आयनिक लक्षण आ गए। इसलिए अब लिखिए आप, दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में, दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में अंतर के कारण एक सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं। एक सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यह आयनिक लक्षण आने के पीछे कारण क्या बताओगे? इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर। क्लियर? तो मैं कहूंगा जितना ज्यादा ये विद्युत ऋणताओं का अंतर, बेटा जी विद्युत ऋणता के अंतर को डेल्टा एक्स कह रहा हूं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, विद्युत ऋणताओं का अंतर। तो डेल्टा एक्स जितना ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतना ही शिफ्ट होंगे, उतना ही आवेश ज्यादा आएगा, आयनिक लक्षण भी ज्यादा आएंगे। तो आयनिक लक्षण भी उतने ही ज्यादा आएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो आयनिक लक्षण है, जो आयनिक लक्षण है वो किसके समानुपाती होंगे? डेल्टा एक्स के समानुपाती होंगे। ठीक है, आयनिक लक्षण किसके समानुपाती हो गए जी? डेल्टा एक्स के समानुपाती हो।
जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगी आयनिक लक्षण उतने ही ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना। तो बंध की प्रकृति का पता करने जा रहे हैं कि वो आयनिक होगा या सहसंयोजक। तो अगर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा हुआ तो आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि जो सहसंयोजक लक्षण है, सहसंयोजक लक्षण है, वो पहले ही बता दे कि भाई सहसंयोजक लक्षण विद्युत ऋणता में अंतर के क्या हो जाएंगे, फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा जी बंध की प्रकृति को बताने का एक तरीका तो ये हो गया कि वो आयनिक होगा, सहसंयोजक होगा। अब बात आती है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए सहसंयोजक बंध में, लिखना सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण, सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण बताने के लिए हेनरी स्मिथ सूत्र प्रयुक्त करते हैं। किसी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में हेनरी स्मिथ सूत्र प्रयुक्त करते हैं। और ये हेनरी स्मिथ सूत्र क्या है बेटा जी, तो लिखो प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला काम में लोगे प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में, ठीक है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जब आप ज्ञात करने जाओगे, किसमें, एक कोवलेंट बॉन्ड में, एक कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध में जब मैं प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने जाऊंगा तो मैं क्या काम में लूंगा, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला काम में लूंगा। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, विद्युत ऋणताओं का अंतर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है कि सीजियम फ्लोराइड में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करो, ठीक है। जबकि सीजियम की विद्युत ऋणता है 0.7 और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है 4.0, तो कैसे ज्ञात करोगे, बड़ा इजी तरीका है बेटा जी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ज्यादा में से कम को घटा लो तो 3.3 आ गया। और अब बताओ प्रतिशत आयनिक लक्षण इक्वल टू 16 डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, 90% के आसपास कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने हो कि भाई ठीक है सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ गए, लेकिन कितने आए हैं ये ज्ञात करवाए तो आपको हेनरी स्मिथ सूत्र काम में ले लेना है। अब भैया जी एक और चीज बात बताता हूं, और वो क्या है सुनो। कहते हैं कि ठीक है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन है क्या कि सर इस बॉन्ड को मैं फिर आयनिक मानूं या फिर सहसंयोजक मानूं, क्या मानूं ये बताओ ना, हम तो ये डिसाइड करने गए थे। तो ये बताने के लिए एक गेलिस नाम का साइंटिस्ट आगे आया। क्या नाम था जी, गेलिस नाम का साइंटिस्ट आगे आया और उसने एक आंकड़ा दिया प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ठीक है ना। उसने कुछ बातें बताई, क्या कहा, इसने कहा कि यदि पहली बात, यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.7 हो तो ऐसे केस में 50% के लगभग आयनिक, मतलब मैं उस बॉन्ड की प्रकृति बताने जा रहा हूं भी, क्या बताने जा रहा हूं, बॉन्ड की प्रकृति, कि भाई ऐसी स्थिति में इस बंध को क्या नाम दोगे। तो बताना चाहता हूं कि भैया ऐसी स्थिति में 50% आयनिक और लगभग 50% सहसंयोजक बंध माना जाएगा, ठीक है ना, आप ऐसा मानोगे। अब बात आती है दूसरी स्थिति कि यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.7 से ज्यादा चली जाए तो अपने में भी दिमाग है इतना तो कि यार जब 50% से ऊपर चले गए तो मैं कहूंगा कि अब ये आयनिक की रेंज में चला गया, आयनिक बढ़ गए। ऐसी स्थिति में आप इस बंध को नाम तो दे देना आयनिक,
और साथ में लक्षण क्या बता देना कि भैया साथ में कुछ सह संयोजक लक्षण भी हैं। इसको इंग्लिश में बोल देता हूं मैं कि भैया बॉन्ड को तो क्या कह दो, आयोनिक बॉन्ड, मतलब बंध को तो आयनिक बंध मान लो, लेकिन साथ में क्या है, विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा जी ये सुन लो कि साथ में कुछ सहसंयोजक लक्षण भी मौजूद होंगे। ठीक है, हालांकि गेलिस के अगेंस्ट एक बात आ गई थी यहां पे, एक गेलिस के अगेंस्ट एक छोटी सी बात बीच में आ गई, एचएफ के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो तुम्हारे दिमाग में अभी ये बात है ना पूरी तरह से नहीं होगी कि इस गेलिस ने आंकड़ा बता दिया यार फाइनल है। जैसे एचएफ में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0 है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1.9 है। बेटा जी फिर भी ये बंध सहसंयोजक बंध है। क्यों? क्योंकि इस बंध की व्याख्या जब आप करने जाओगे ना आगे, तो बाकायदा इसमें अतिव्यापन वगैरह बताओगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति है। अगली स्थिति पर मैं आता हूं, यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू लेस देन 1.7 हो, 1.7 से कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें बेटा जी, फिर जैसे 1.7 से कम हुई, आयनिक 50 से नीचे चले गए तो सहसंयोजक 50 से ऊपर हो गए। ऐसी स्थिति में मैं इस बॉन्ड को तो क्या कहूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, साथ में क्या होंगे, विद कुछ लक्षण किसके होंगे, आयोनिक बॉन्ड के, विद सम आयोनिक कैरेक्टर्स, कुछ आयोनिक कैरेक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में बेटा जी लास्ट बात जो गेलिस ने बताई वो क्या बताई, गेलिस ने कहा कि यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए तो उसने कहा कि शुद्ध सहसंयोजक बंध मान सकते हो, शुद्ध सहसंयोजक बंध मान सकते हो। अब गेलिस ने तो ये बात बता दी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस बात के अगेंस्ट है भैया। तुम भी कहोगे कि सर क्यों अगेंस्ट है, साफ साफ पता चल रहा है कि अगर ए और बी के बीच की विद्युत ऋणता समान है तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तो 0 0 चार्जेज हो जाएंगे। लेकिन कुछ जगह एक चीज मिलती है बेटा जी कि भले ही चाहे दोनों परमाणु समान हो जाए, इसके बावजूद भी 100% शुद्ध सहसंयोजक बंध संभव नहीं हो पाता। उसका कारण क्या बताते हैं वो लोग, जरा सुन लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात भी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी भी इस बात को शामिल करती है, इसलिए हमें गौर करना जरूरी है कि क्या 100% शुद्ध आयनिक बंध संभव है, तो आगे जाके बताऊंगा नहीं है। और 100% शुद्ध सहसंयोजक बंध संभव है क्या, वो भी कहते हैं कुछ साइंटिस्ट की नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है उसका लॉजिक सुन लो। लॉजिक ये है कि आखिर इन इलेक्ट्रॉनों पर इसके नाभिक का आकर्षण ही तो है, इसके नाभिक का आकर्षण ही तो है। अब 100% ये आकर्षण समान हो दोनों परमाणुओं का, दोनों समान परमाणु हो, फिर भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बल उत्पन्न होते हैं वो कणों की गति पर निर्भर करते हैं। और बेटा जी नाभिक में जितने भी नाभिकीय कण हैं, इसके और इसके दोनों के सभी नाभिकीय कण एक निश्चित क्षण पर, जरूरी नहीं है कि 100% समान चक्रण अवस्थाओं में मौजूद हो। यहां तक कि H और H के बीच में जो बॉन्ड है उसमें भी कहते हैं कि भाई दोनों हाइड्रोजन है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन के भी दो रूप हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समान परमाणु होने पर भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% शुद्ध सहसंयोजक बंद हो जाए। ये बात तो करंट की स्टडी कहती है, वर्तमान अध्ययन कहता है, लेकिन गेलिस ने तो ऐसा बताया। ठीक है, तो ये गेलिस के अकॉर्डिंग बात भी कर ली और थोड़ी सी इससे आगे गहराई में जाके भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, इन डेटाज के बाद में बेटा जी हमें यह कंफर्म हो गया कि ज्यादा सहसंयोजक बंध कहां होगा और कम सहसंयोजक बंध कहां होगा, साहब सीधा विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, विद्युत, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया अधिकतम आयनिक लक्षण कहां होंगे,
अधिकतम आयनिक लक्षण किस बंध में है? HF, HCl, HBr, HI। तो किस में बताओगे? HF में बताओगे। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो भैया जी विद्युत ऋणता में अंतर से रिलेटेड कुछ बातें कर ली आपने। ठीक है, अब बेटा बात करने जा रहा हूं मैं विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर आयनिक और सहसंयोजक की कुछ बातें तो हो गई। एक और शब्द है जो विद्युत ऋणता के अंतर के आधार पर हम बताएंगे, नोट लिखें। लिखिए विद्युत ऋणता में अंतर यानी डेल्टा एक्स, विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर बंध की ध्रुवता बताई जा सकती है। विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर बंध की ध्रुवता अंग्रेजी में कहते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बंध की ध्रुवता। यहां शब्दों की तरफ ध्यान देना, इंग्लिश भी जरूरी है। ध्रुवता, आगे जाके ध्रुवणता आएगा, वो अलग शब्द है। ये पोलैरिटी बोल रहा हूं, आगे जाके पोलराइजेशन आएगा, अलग शब्द है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं बंध की ध्रुवता की बात कर रहा हूं, पोलैरिटी की बात कर रहा हूं, उसको विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर बताया जा सकता है। तुम कहोगे सर कैसे? बेटा जी दो केस बनेंगे। यदि मान लीजिए जिन दो परमाणुओं के बीच बंध है उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर 0 है। अब आप बताइए कि अगर 0 है तो एक बात तो तय है कि विद्युत ऋणता में अंतर 0 है तो न तो इस पर कोई आवेश आएगा न इस पर आवेश आएगा। बोलो आएगा क्या? और बेटा जी ध्रुवता का मतलब है, पोलैरिटी का मतलब है विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाना। तो जब विद्युत ऋणता का अंतर ही नहीं है तो विपरीत आवेश उत्पन्न कहां से होंगे? नहीं होंगे ना। आवेश उत्पन्न नहीं होंगे तो कोई ध्रुवता नहीं आई, तो डेल्टा एक्स बराबर 0 होगा। तो ऐसे बंध को कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए, अध्रुवीय बंध। इंग्लिश में कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ध्यान रखना चाहिए हमें। इसी तरह से यदि ये विद्युत ऋणता का अंतर मान लीजिए 0 नहीं आ रहा है, अब 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है। अरे बेटा जी कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ किसी एक तरफ जरूर शिफ्ट होंगे, चाहे उधर या इधर। जब थोड़े बहुत शिफ्ट होंगे तो बेटा जी थोड़ा बहुत आंशिक आवेश भी आएगा, और अगर आंशिक आवेश आएगा तो मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जो बंध है वो ध्रुवीय बंध कहलाएगा, यानी पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज और सुनो। तुम कहोगे गुरुजी ये तो ठीक है, अध्रुवीय ध्रुवीय तो पहचान लेंगे, लेकिन बंध की ध्रुवता ज्यादा है या कम है, पोलैरिटी ज्यादा है या कम है, ये कैसे पहचाने? इतने तो तुम भी समझदार हो, ये किसके समानुपाती कह देना? विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर बता देना। जितना ज्यादा अंतर उतनी ज्यादा ध्रुवता। जैसे कि अपन एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कई सारे बंध दूंगा, आपको पहचानना है अधिकतम ध्रुवीय बंध कौन सा है। रेडी है? अधिकतम ध्रुवीय बंध यानी मैक्सिमम पोलर बॉन्ड कौन सा है, कौन से विकल्प में है? ठीक है ना, कौन से ऑप्शन में आपको मैक्सिमम पोलर बॉन्ड दिखाई देगा? जैसे एक बार मैं कहता हूं HF, दूसरा ऑप्शन HCl, HBr, HI। सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध बेटा जी कहां है? तो पता चला HF में है। क्यों है? कारण क्या बताओगे? क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला
मान लीजिए इसी क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन थोड़े अलग दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से देखना बेटा जी। चौथा सभी समान। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन ये हों, तो किस जगह आपको सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध दिखेगा? तो कई बच्चे कहेंगे सर ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ चेंज ही नहीं है, तो समान है सब। नो, आप भूल रहे हो कल की बात। आपने कहा था कि sp3 संकरित कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन है और sp संकरित कार्बन है। बेटा एस लक्षण बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा ये थी 3.29, याद है, और ये डिफरेंस दोनों के बीच का सबसे ज्यादा यहां है। समझ रहे हो? कई बार यही क्वेश्चन देखिए ऐसा दे सकता है, आपको बताना होगा कौन सा सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध है। चौथा ऑप्शन है सभी अध्रुवीय बंध है। अब बोलो, तो अब बच्चे इस बात को ध्यान रख लेते हैं, तो फिर यहां गड़बड़ कर देते हैं। क्या कहते हैं? गुरुजी ने कहा था ट्रिपल बॉन्डेड वाले का सबसे ज्यादा होता है, कर दो इसको टिक ना। इस बार बेटा जी जिन दो कार्बन के बीच है दोनों समान है, दोनों sp2 संकरित है, दोनों sp संकरित है, तो सभी अध्रुवीय है। समझ रहे हो? इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट में एक क्वेश्चन और सुन लो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अध्रुवीय बंध किस अणु में है? ठीक है, ऑप्शन है NH3, PH3, H2O, H2S। अब बोलो अध्रुवीय बंध कहां पे है? अध्रुवीय बंध का मतलब है जिनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर 0 हो, ऐसे हैं क्या कोई? तो ये रहा फास्फोरस और हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणताएं याद करो बराबर थी। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हुआ जहां आप बंध की प्रकृति बता पाओगे। ओके, सेकंड एप्लीकेशन में आ जाइए, और दूसरा अनुप्रयोग है द्विअंगी यौगिकों का नामकरण और सूत्र। ठीक है बेटा जी, आप मुझे बताइए कि NaCl लिखा है मैंने और ClNa लिखा है, इतना सा बता दो कि ज्यादा सही कौन सा है। तो तुम तुरंत कहोगे कि सर NaCl सही है। मैं पूछता हूं क्यों? तो कहते हैं कि धनायन पहले आना चाहिए और ऋणायन बाद में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऋणायन पहले आ जाए और धनायन बाद में आ जाए, ये गलत है, जानते हो तुम। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तुम कहोगे सर सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, न कि क्लोरीन सोडाइड। ये कहना गलत हो जाएगा, जानते हो तुम ये बात कि भाई धनायन पहले और ऋणायन बाद में। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि ये तो आयनिक यौगिक थे, इसलिए क्लियर कट हमें पता था कि ये धनायन है ऋणायन है। लेकिन बेटा जी अगर सहसंयोजक यौगिक हुए तो हमें धनायन ऋणायन तो दिखेंगे ही नहीं। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि चाहे नाम लिखो चाहे सूत्र लिखो, दोनों में एक चीज ध्यान में रखना कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम विद्युत ऋणता वाला पहले और ज्यादा विद्युत ऋणता वाला बाद में। बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बाद में आना चाहिए, चाहे नाम हो चाहे फॉर्मूला हो। ये रूल है किसमें? सहसंयोजक यौगिकों के नाम और सूत्र दोनों में, क्योंकि वहां पे धनायन ऋणायन नहीं होते, तो कम विद्युत ऋणी वाले पे प्लस आता है, ज्यादा विद्युत ऋणता वाले पे माइनस आता है, तो हिसाब तो वो का वही है। दिमाग में बात आ गई ना? इस चीज का ध्यान रखना है बस। ओके, इसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसके। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं ICl का। ICl, अब मुझे पता है कि ICl सही है या Cli, ये आपको बताना है।
तो तुरंत पता करिए कि क्लोरीन और आयोडीन अगर अपन बात करें तो पता चलता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब है आयोडीन की तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन की ज्यादा है। इसका मतलब है ये तो करेक्ट है और ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल पॉजिटिव और मोर पे नेगेटिव। फर्स्ट सही है। अब रही बात नेमिंग की, तो बेटा जी इसका नेम देते टाइम पे कहना आयोडीन क्लोराइड, ठीक है ना। और इसका नाम अगर आपने क्लोरीन आयोडाइड दे दिया तो तुम्हें सुनने में तो सही लगेगा लेकिन टेक्निकली रॉन्ग है। क्लोरीन आयोडाइड नहीं होता ये, या आयोडीन का क्लोराइड होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब इससे क्वेश्चन एक और डिफरेंट वे में भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्या क्लोरीन का आयोडाइड एग्जिस्ट करता है क्या, बनता है क्या? तो कह देना क्लोरीन का आयोडाइड बनता ही नहीं है। अब ये मत कहना कि सर देखो बन तो गया, अरे यार कैसे बन गया, इसका नाम ही नहीं है क्लोरीन आयोडाइड तो कैसे बन गया। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं, स्टेटमेंट आए क्लोरीन का आयोडाइड बनता है क्या, नहीं बनता यार। क्लोरीन के साथ में आयोडीन जुड़ेगी ना तो मैं उसको आयोडीन का क्लोराइड बोलूंगा, नहीं कि क्लोरीन का आयोडाइड, ठीक है। यहां से इस तरह के क्वेश्चन अब बनने लग गए। थोड़ा सा और देखिए कुछ एग्जांपल्स, जल्दी जल्दी देखिएगा। OF2 सही है या F2O सही है, जल्दी बताओ। तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। कम वाला पहले ज्यादा वाला बाद में, ये सही है ये गलत है, पहली बात। अब बात आती है इसकी नेमिंग की, तो बेटा जी इसका नेम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फ्लोराइड। ओके, कोई कहे कि फ्लोरीन ऑक्साइड तो रॉन्ग है कि नहीं है? अब सिमिलर वे में स्टेटमेंट पूछता हूं, जवाब देना। ऑक्सीजन का फ्लोराइड बनता है क्या? तो तुम कहना हां ऑक्सीजन का फ्लोराइड बनता है। अब तुमसे स्टेटमेंट पूछे कि फ्लोरीन के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं क्या, ऐसा स्टेटमेंट आया हुआ है कि फ्लोरीन का ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है क्या, तो तुरंत दिमाग में आप ले जाना कि फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्साइड हो ही नहीं सकता, उल्टा ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आइड किसके लगता है बेटा? आइड हमेशा एनाइन के लगता है ना। तो स्टेटमेंट आया हुआ है क्या कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन कांट एग्जिस्ट। फ्लोरीन का ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट सही है, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बनता, ऐसे स्टेटमेंट बन जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है? ये नेमिंग पर है, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल ऐसा है, अब आप बताना OCl2 सही है या Cl2O सही है। तो पता चला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और ऑक्सीजन की 3.5 है। फर्स्ट सही है क्या बेटा जी? ना, ये सही है इस बार। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, सर उधर तो OF2 सही है, यहाँ पे OCl2 सही नहीं हुआ। यार मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पहले, मोर वाला बाद में। तो इसका नाम क्या होगा? कोई कहे ऑक्सीजन क्लोराइड होगा तो कह देना ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं होगा, बल्कि क्या नाम होगा? क्लोरीन ऑक्साइड होगा, ठीक है। सिमिलर स्टेटमेंट बनेगा, क्या ऑक्सीजन का क्लोराइड बनता है? नहीं। क्लोरीन का ऑक्साइड बनता है? हां बनता है। समझ रहे हो? कुछ बेटा जी ये मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, क्या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पहले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बाद में, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, इसके अगेंस्ट भी है कुछ बातें। जैसे मैं बताता हूं NH3, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और नाइट्रोजन की 3.0, फिर भी ये गलत है कि नहीं? रूल्स के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन पहले आना चाहिए, CH4 में हाइड्रोजन पहले आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन की 2.1 कार्बन की 2.5 है ना।
NBr3 ब्रोमीन पहले आना चाहिए, NI3 आयोडीन पहले आनी चाहिए। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तुम कहोगे सर एक्सेप्शंस तो है, लेकिन इनको ऐसे माना क्यों? इसलिए माना कि जब तक हमने रूल बनाया कि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में, उससे पहले ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इसलिए IUPAC ने इनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। ओके, कोई बड़ी बात नहीं बेटा जी। तो इतना सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा नाम सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है, या फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स कि ये एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका क्लोराइड बनेगा क्या, इस तरह के स्टेटमेंट्स। ओके